अब हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ द डिपॉजिटरी रिसीट। डिपॉजिटरी रिसीट को समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेंगे। सपोज इंडियन कंपनी है, ये इंडियन कंपनी अपने शेयर्स आउटसाइड इंडिया इशू करना चाहती है। तो ऐसे केस में जो प्रोसीजर है, ये इंडियन कंपनी सबसे पहले अपने शेयर्स जो हैं वो इशू करेगी कस्टोडियन बैंक इन इंडिया। कस्टोडियन बैंक को इशू करेगी इन रुपीज, रुपीज टर्म में इशू होंगे। ये कस्टोडियन बैंक थ्रू डिपॉजिटरी बैंक आउटसाइड इंडिया ये ही सिक्योरिटीज को डिपॉजिटरी रिसीट की फॉर्म में आउटसाइड इंडिया इशू करेगी। और ये जो डिपॉजिटरी रिसीट रहेगी, ये इंडियन कंपनी की रहेगी जो आउटसाइड इंडिया इशू की गई है। और ये जो डिनोमिनेटेड रहेगी, ये अदर देन रुपीज में डिनोमिनेटेड रहेगी। जो भी जिस भी देश में ये इशू हुई है, उस देश की करेंसी में ये डिनोमिनेटेड रहती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये अमेरिका में इशू हुई है डिपॉजिटरी रिसीट, तो ये डॉलर में ट्रेडिंग होगी इसकी, और इसको कहा जाएगा अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट। इसी तरह से अमेरिका के अलावा किसी और दूसरे देश में ये सिक्योरिटीज इशू हुई है, डिपॉजिटरी रिसीट्स इशू हुई है, तो ऐसी डिपॉजिटरी रिसीट को जो अमेरिका के अलावा किसी दूसरे देश में इशू हुई है, उसे हम कहते हैं ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। तो अब आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि इंडियन कंपनी अपने शेयर्स बाहर इशू कर सकती है आउटसाइड इंडिया थ्रू डिपॉजिटरी रिसीट। अब अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको पहले तो ये एक्सप्लेन करना है और साथ ही साथ इसकी डेफिनेशन ऐसी लिखनी है। डिपॉजिटरी रिसीट मींस अ निगोशिएबल सिक्योरिटी। निगोशिएबल का मतलब होता है ये एक से दूसरे को ट्रांसफर की जा सकती है। So it's a negotiable security issued outside India by a depository bank on behalf of a Indian company, which is represented the rupee denominated equity shares of the company which are held by the custodian bank in India. अब अगर ये डिपॉजिट रिसीट जैसा मैंने बताया अमेरिका में इशू हुई है, तो इसको एडीआर बोला जाता है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट। या अमेरिका के अलावा किसी दूसरे देश में इशू हुई है, तो इसको बोला जाता है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। ये जो भी डिपॉजिटरी रिसीट आप इशू करते हैं बाहर, ये स्टॉक एक्सचेंज में इनकी ट्रेडिंग होती है। सो डिपॉजिटरी रिसीट्स आर ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज लाइक यूएस के स्टॉक एक्सचेंज, सिंगापुर, लक्समबर्ग एक्सेट्रा। और साथ ही ये भी आपको ध्यान रखना है, ये जो डिपॉजिट रिसीट जो ट्रेडिंग होती है इनकी बाहर, ये फॉरेन करेंसी में इनकी ट्रेडिंग होती है। नाउ लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ अर्सवाइल ओवरसीज कॉर्पोरेट बॉडीज। इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं ओसीबीज। एग्जाम में भी ये काफी पूछी गई है डेफिनेशन। ओसीबी मींस एनी कंपनी, partnership firm, society or any other corporate body which is owned by non-resident Indians up to the extent of 60%. And it also includes overseas trust in which non-resident Indian holds 60% beneficial interest but irrevocably, and which was in existence on the date of commencement of OCB regulations 2003 and was eligible to undertake transaction as per the permission granted under these regulations. So इस डेफिनेशन से ये बात क्लियर हो जाती है कि ये पुरानी OCBs हैं, अर्सवाइल बोला जाता है जिसे, 2003 के पहले से ये एग्जिस्टेंस में थी और आज भी वो ट्रांजैक्शन कर रही है, पहले जो जिसके लिए ये एलिजिबल थी। नाउ लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड, FCCBs. FCCB means a bond issued by Indian company and which is expressed in foreign currency. तो ऐसा बॉन्ड जो इंडियन कंपनी ने इशू किया है लेकिन फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेटेड है, एक्सप्रेस्ड है, और साथ ही साथ इसका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जो पे होता है वो भी फॉरेन करेंसी में ही पे होता है। FCCBs are issued in accordance with the foreign currency convertible bond and ordinary share through depository receipt mechanism scheme 1993। तो ये 1993 की स्कीम है जिसके थ्रू ये FCCBs इशू किए जाते हैं। एंड दीज FCCBs आर सब्सक्राइब्ड बाय नॉन रेसिडेंट एंटिटीज इन फॉरेन करेंसी। तो ये जो सब्सक्रिप्शन होता है इसका नॉन रेसिडेंट के द्वारा होता है और ये फॉरेन करेंसी में परचेज करते हैं इसे।
एंड दीज बॉन्ड्स आर कन्वर्टेबल इनटू ऑर्डिनरी शेयर, और बाद में इनको ऑर्डिनरी शेयर में कन्वर्ट कर दिया जाता है either wholly or in part by the issuing company, that is by the Indian company. Now let's see the definition of FDI, foreign direct investment. बहुत important definition है ये भी. FDI means an investment by non-resident. Again, it is an investment by non-resident entity or person resident outside India in the capital of Indian company. तो किसी इंडियन कंपनी की कैपिटल में अगर कोई नॉन रेसिडेंट एंटिटी या पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया इन्वेस्ट करता है अंडर शेड्यूल 1 ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रेगुलेशन 2000, ये रेगुलेशन का नाम है ट्रांसफर और इश्यू ऑफ सिक्योरिटी बाय पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, तो ऐसे में ऐसे इन्वेस्टमेंट को हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहेंगे, FDI. फिर से सुन लीजिए, FDI means investment by non-resident entity or person resident outside India in the capital of an Indian company under Schedule 1 of Foreign Exchange Management Regulation 2000. Let's see the definition of foreign institutional investor, FII की definition देखते हैं. It means any entity established or incorporated outside India and which proposes to make investment in India. तो ऐसी एंटिटी जो बाहर, इंडिया के बाहर एस्टेब्लिश या इनकॉर्पोरेट हुई है और जो इन्वेस्टमेंट करना चाहती है इंडिया में, एंड विच इज रजिस्टर्ड एज FII इन अकॉर्डेंस विद द सेबी रेगुलेशन 1995. Now let's see the definition of foreign portfolio investor, FPI. FPI means a person registered in accordance with the provision of SEBI Foreign Portfolio Investor Regulation 2014. So यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है वो एंटिटी न होके सिंपली पर्सन यूज हुआ है, अ पर्सन रजिस्टर्ड अंडर सेबी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर रेगुलेशन 2014. फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर, FVCI. इट मीन्स इन्वेस्टर, ये इन्वेस्टर से स्टार्ट होती है, इन्वेस्टर इनकॉर्पोरेटेड एंड एस्टेब्लिश्ड आउटसाइड इंडिया which is registered under SEBI Foreign Venture Capital Investor Regulations and which propose to make investment as per these regulations. अब बात करते हैं गवर्नमेंट रूट की. नाम से ही साफ पता चलता है कि गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा इसमें. अब एग्जाम में कैसे लिखना है वो देख लीजिए. गवर्नमेंट रूट मीन्स दैट इन्वेस्टमेंट, ऐसा इन्वेस्टमेंट इन दी कैपिटल ऑफ रेसिडेंट एंटिटी, यानी रेसिडेंट एंटिटी की कैपिटल में इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है बाय अ नॉन रेसिडेंट एंटिटी. तो नॉन रेसिडेंट एंटिटी इन्वेस्ट कर रही है रेसिडेंट एंटिटी में, एंड विच कैन बी मेड ओनली विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट, और ये इन्वेस्टमेंट प्रायर अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट के बाद ही हो सकता है. तो इसे हम कहेंगे गवर्नमेंट रूट. So it is basically that investment by the non-resident in the capital of a resident entity which require prior approval of government. It will be treated as government route. Now let's see the definition of a group company. Means two or more enterprises. तो यहाँ पर बात चल रही है दो या दो से ज्यादा enterprises which directly or indirectly exercises 26% of voting rights in another enterprise and or appoint more than 50% of the director in other enterprise. For example, ये कोई enterprise है, इसमें दो या दो से ज्यादा, let's see two enterprise A और B, ये दोनों मिलके एक्सरसाइजेस मोर देन 26% या फिर 26%. सो 26% या उससे ज्यादा का वोटिंग राइट एक्सरसाइज करती है इस एंटरप्राइज में, तो इन दोनों को ग्रुप कंपनी माना जाएगा. सेकंड, और इट अपॉइंट मोर देन 50% ऑफ द डायरेक्टर ऑफ दिस अदर एंटरप्राइज, या 50% से ज्यादा, याद रखना 50% नहीं, 50% से ज्यादा डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट
ये ए और बी एंटरप्राइज करती है, तो इन ए और बी को ग्रुप कंपनी माना जाएगा। तो ये डेफिनेशन जो है, इसमें दो या दो से ज्यादा एंटिटीज होनी चाहिए, एंटरप्राइज होनी चाहिए, और ये जो डेफिनेशन है इट इज विथ रिस्पेक्ट टू अनदर एंटिटी, जिसमें कि 26 या उससे ज्यादा वोटिंग राइट एक्सरसाइज करती है ये ग्रुप कंपनीज, या फिर अपॉइंट मोर देन 50% ऑफ द डायरेक्टर ऑफ दैट एंटिटी। इसमें यह भी याद रखना है कि वैसे तो नाम ग्रुप कंपनी है, लेकिन डेफिनेशन के अंदर कहीं भी कंपनी यूज नहीं हुआ है, एंटरप्राइज यूज हुआ है। यह आपको एग्जाम में याद रखना है। Now let's see the definition of Indian Venture Capital Undertaking, IVCU। इसका एग्जाम में भी क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं। अंडरटेकिंग है ये। यहां पर इन्होंने जो डिफाइन किया है इंडियन वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग को, वो इस तरह है कि इट मींस इंडियन कंपनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, आपको याद रखना है। ऊपर वर्ड अंडरटेकिंग है, लेकिन अंदर अगर आप झांक के देखें तो ये इंडियन कंपनी। इट मींस एन इंडियन कंपनी हु शेयर आर नॉट लिस्टेड। तो ये लिस्टेड नहीं है ये कंपनी, इंडियन कंपनी, इन द इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस। सो इट्स अ इंडियन कंपनी हु शेयर्स आर नॉट लिस्टेड एंड which is engaged in the business of providing services, production, manufacture of article or things, but does not include such activities which are under the negative list of SEBI। तो negative list of SEBI की जो activities है उसको छोड़ के बाकी कोई भी activity अगर ये इंडियन कंपनी कर रही है, and if such Indian company is not listed, then it will be treated as a Indian venture capital undertaking। नेक्स्ट टर्म हम देखेंगे इन्वेस्टमेंट ऑन रिपेट्रिएबल बेसिस। ये जो टर्म है रिपेट्रिएबल काफी यूज हुई है, एग्जाम में भी ये एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाता है। इट मीन्स द इन्वेस्टमेंट द सेल प्रोसीड ऑफ विच नेट ऑफ टैक्सेस आर एलिजिबल टू बी रिपेट्रिएटेड आउटसाइड इंडिया एंड द एक्सप्रेशन इन्वेस्टमेंट ऑन नॉन रिपेट्रिएबल बेसिस शैल बी कंसीडर्ड अकॉर्डिंग। इसको अच्छे से समझ लीजिए। सपोज ये इंडिया है, इसमें कोई पर्सन इन्वेस्ट करना चाहता है, लेट्स से इसने इन्वेस्टमेंट किया है। ये इन्वेस्टमेंट करने के बाद जब ये इसको डिस्पोज ऑफ करेगा, सेल करेगा, तो ये इन्वेस्टमेंट की जो सेल प्रोसीड है ये अगर बाहर ले जा सकता है इंडिया के, तो इसको कहेंगे इन्वेस्टमेंट ऑन रीपैट्रिएबल बेसिस। इसका मतलब जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसको आप सेल करके वापस उसको बाहर ले जा सकते हैं, तो इसको हम कहेंगे इन्वेस्टमेंट ऑन रीपैट्रिएबल बेसिस। इसी तरह से अगर आप इस इन्वेस्टमेंट की जो सेल प्रोसीड है उसको बाहर नहीं ले जा सकते, तो उसको कहा जाएगा इन्वेस्टमेंट ऑन नॉन रिपेट्रिएबल बेसिस। अब हम देखेंगे अ क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर की डेफिनेशन, QFIB से बोला जाता है। इट मींस अ नॉन रेसिडेंट इन्वेस्टर, अ नॉन रेसिडेंट इन्वेस्टर अदर देन FII एंड FVCI। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर को छोड़ के जो बाकी के नॉन रेसिडेंट इन्वेस्टर्स हैं हु मीट द KYC रिक्वायरमेंट ऑफ सेबी। KYC का मतलब है नो योर कस्टमर रिक्वायरमेंट की जो रिक्वायरमेंट्स है उसको अगर वो मीट आउट करता है नॉन रेसिडेंट इन्वेस्टर, जो FII नहीं है, जो FVCI नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे QFI, दैट इज क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर। अब देखते हैं रेसिडेंट एंटिटी का मतलब। यहां पे ध्यान से देखिए ये क्या है, एंटिटी। इट मींस अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया एक्सक्लूडिंग इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल्स को छोड़ के जो बाकी के पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है उन्हें हम रेसिडेंट एंटिटी मानेंगे। इंडिविजुअल का जो मतलब होता है यहां पर मैं बता दूं, ह्यूमन बीइंग्स को हम इंडिविजुअल बोलते हैं, जैसे राम, मोहन, गीता, सीता, ये सभी छोड़ के जो बाकी के रेसिडेंट है उन्हें हम रेसिडेंट एंटिटी मानेंगे। नाउ लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट, TDRs। इट मींस अ सर्टिफिकेट इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ कैटेगरी ऑफ लैंड एक्वायर्ड। So it's a category of land which is acquired for public purpose either by the central or state government in consideration of surrender of land by the owner without any monetary compensation। तो ये जो ओनर है ये अपना लैंड दे देता है गवर्नमेंट को
सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट को फॉर पब्लिक पर्पसेस, एंड वो कोई कंपनसेशन नहीं लेता है. इंस्टेड ऑफ दैट ही गेट्स अ सर्टिफिकेट, एंड दिस सर्टिफिकेट is transferable as a part or whole. It is called transferable development right. अब हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ वेंचर कैपिटल फंड. VCF नाम फंड है, फंड से ही स्टार्ट होती है डेफिनेशन. इट मींस अ फंड एस्टेब्लिश इन द फॉर्म ऑफ ट्रस्ट कंपनी इंक्लूडिंग बॉडी कॉर्पोरेट. तो ऐसा फंड जो एस्टेब्लिश हुआ है इन द फॉर्म ऑफ ट्रस्ट कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट and which is registered with SEBI venture capital fund regulations and which has dedicated pool of capital raised in the manner of regulation and invest in accordance with the regulations. तो ऐसा फंड जो फॉर्म हुआ है ट्रस्ट कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट की फॉर्म में और जो रजिस्टर्ड है वेंचर कैपिटल फंड रेगुलेशन में और जिसके पास डेडिकेटेड पूल ऑफ कैपिटल है. डेडिकेटेड पूल ऑफ कैपिटल, ये कैपिटल इसने रेज किया है एज पर द रेगुलेशंस एंड ऑल्सो इट इन्वेस्ट दिस कैपिटल एज पर द दीज रेगुलेशन. तो इसको हम कहेंगे वेंचर कैपिटल फंड. तो अभी तक जितनी भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मैंने कराई है उनमें से आप एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक या एक से ज्यादा आपकी एग्जाम में. सारी डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है.